तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, सारी एक्सरसाइज हम विद एग्जांपल कवर कर रहे हैं। सबके एग्जांपल जो भी एनसीईआरटी में गिवन है हम सारे पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और बेटा इसके कॉन्सेप्ट इन ये 4 वीडियो मैंने इससे रिलेटेड डाली थी, इसमें सारे कॉन्सेप्ट गिवन है। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो आप यहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी मैं वीडियो के साथ साथ भी क्वेश्चन के साथ साथ भी सारे कॉन्सेप्ट बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई आपको ज्यादा कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रही है तो आप कंसेप्ट की वीडियो जाके देख सकते हो। इन सब वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 18, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे आर क्या है बेटा? रियल नंबर्स का सेट है। डिफाइन द रियल फंक्शन एफ। एक रियल फंक्शन डिफाइन किया हुआ है आर टू आर बाय एफ एक्स। एफ एक्स क्या गिवन है? फंक्शन क्या गिवन है आपका? एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का मीनिंग क्या है? अगर एक्स की वैल्यू आप ये डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? उसकी इमेज क्या बनेगी? एक्स प्लस 10 उसकी इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, ये फंक्शन हम करते आए हैं, ये तो हम करते ही आए हैं ना कि एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा उसके अंदर फंक्शन में डालेंगे। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस फंक्शन का आर टू आर। इसमें से बेटा हम आर के सारी वैल्यूज तो नहीं स्केच कर पाएंगे। यहाँ पे हम कुछ मेन मेन वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू हम जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है हमें, तो एफ एक्स हम कहाँ पे लेते हैं? ठीक है, अब इसके अंदर जब हमें एफ एक्स लेना होता है तो वो y होता है बेटा। y पे हम उसकी प्लॉट करते हैं वैल्यूज। ये देखो ऐसे टेबल बनाने ला आप भी। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे बेटा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, आगे कितना भी ले लो 6 7 8, जल्दी से कैलकुलेट कर लो सारी वैल्यूज को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने -3 रखा, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 हमें गिवन है। एफ अगर एक्स की वैल्यू -3 थी तो -3 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 7। 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 10। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो देखो 0 प्लस 10 10। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होएगा, देखो 1 प्लस 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है बेटा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, अब यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारा यहाँ पे स्पेस कम है और हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने 2 2 के इंटरवल ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है बेटा, ये स्केलिंग ना सेम रहती है। अगर मैंने यहाँ पे 2 2 के लिए वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर भी स्केलिंग सेम रहेगी। और आप अगर ग्राफ पे ये सही से ड्रॉ करोगे ना, ये क्या करा मैंने 2 4 6 1, यहाँ पे 10 आएगा बेटा। यहाँ पे 12 14 16 18। ठीक है बेटा, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे भी -2 -4 -5 -6 -8 -6 -8 -10 -12 -14 -16। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी -2 -4 -6, ऐसे इसकी स्केलिंग चलती जाएगी। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से समझना। आप अगर बड़ी शीट पे करोगे ना बेटा तो आप सिंगल सिंगल भी स्केलिंग ले सकते हो ताकि आपको और इजी हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, जब हमारी वैल्यू 0 है, सबसे पहले हम 0 देख लेते हैं। जब x 0 है, जब x की वैल्यू क्या है? 0, तो y मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 10। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसका, जब 0 है तो 10 है, 1 है तो 11। देखो 1 0 और 2 के बीच में कहीं 1 आएगा तो 1 है, तो और ये 10 और 12 के बीच में इसका 11 आएगा तो 1 है तो 11। अच्छा, अब 2 है वैल्यू तो 12, 3 है तो 13। ठीक है, 12 और 14 के बीच में यहाँ पे कहीं 13 रहेगा। ठीक है, 3 और 13 ऐसे वैल्यूज लेते हैं ना हम। 4 के लिए 14, 4 के लिए 14, ऐसे बेटा 5 के लिए 15, 6 के लिए 16, आगे आगे चलता जाएगा। ये हमारे पास अभी ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखो बेटा -1, जब हमारी x की वैल्यू यहाँ पे -1 रहेगी तो ये क्या आ गया? 9 के इक्वल।
ठीक है, -2 है तो 8 और -3 है तो 7। ऐसे बेटा आगे भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। -4 है मतलब -4 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -5 प्लस 10 यहाँ पे -5 होगा, 5 आ जाएगा। -6 के लिए 4 आ जाएगा और -7 के लिए 3, -2 के लिए 8, सॉरी -7 के लिए 3 और -8 के लिए 2। जब x की वैल्यू -1 है तो -8 प्लस 10 2 हो जाएगी। ऐसे बेटा जब -9 है, जब -9 है तो 1 आ जाएगी और जब -10 है, -10 प्लस 10 0। ठीक है बेटा, अब ये नेगेटिव में स्टार्ट होगा। देखो -11 प्लस 10, अब अगर हमारी वैल्यू ये -11 है तब जाके यहाँ पे आएगा -11, -12 प्लस 10 तो -2। मैं ना आपको नेगेटिव तक दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, ये अब हमारा प्लॉट बन जाएगा। यहाँ पे बेटा मेरी थोड़ी सी स्केलिंग गलत हो गई, तो ये एक ना स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। ठीक है, स्केलिंग गलत है, बस हल्की सी ऊपर नीचे, तो आपकी ये क्या मिलेगी, आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आपकी स्केलिंग बिल्कुल सही होगी तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो अब जब हमें ये किसका ग्राफ है बेटा, जब हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है ना, तो वो क्या होता है, लीनियर फंक्शन। वो क्या होता है बेटा, लीनियर फंक्शन। और हम ये 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ये किसकी है, किसकी डेफिनेशन है, लीनियर फंक्शन। जो भी फंक्शन हमें ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में गिवन होता है, जो भी फंक्शन हमें ए एक्स मतलब ये एक कांस्टेंट है और बी भी एक कांस्टेंट है, मतलब कि लगाओ 3x प्लस 5, ये भी इसी फॉर्म में है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 10 होगी, ए एक्स प्लस बी। तो बेटा ये क्या होता है, लीनियर फंक्शन। ये हमारा किसको शो कर रहा है, लीनियर फंक्शन को शो कर रहा है। और इसकी डेफिनेशन होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको बुक में मिलेगा एम एक्स प्लस सी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एम यहाँ पे कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे एक भी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्लोप से वो मत कर लेना। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे, हमने 10th क्लास में पढ़ा है स्लोप वगैरह, वो वहां समझेंगे, बट अभी यहाँ पे हम एज अ लीनियर फंक्शन के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, लीनियर फंक्शन आ गया। एफ एक्स इज द लीनियर फंक्शन और ग्राफ इसका ये रहा। और ये क्या है, एफ एक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। एग्जाम्पल नंबर 19 पे बेटा एक रिलेशन गिवन है आपको। ठीक है, रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन है, क्यू टू क्यू। क्यू क्यू क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रेशनल टू रेशनल गिवन है कि रेशनल जो हमारे पास वैल्यूज लेंगे एक्स है वो भी रेशनल है, और जहाँ पे इमेजेस बनेंगी वो भी रेशनल का सेट है। ठीक है, ये इसमें भी रेशनल नंबर्स हैं। तो इसके अंदर देखो ये कह रहा है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इस रिलेशन में जो ए बी दोनों क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एज आ रहे हैं सारे, यहाँ पे इमेजेस आ रही है, बीज आ रहे हैं सारे, ये A1 A2 आ रहे हैं। ठीक है, और एंड, और जब a माइनस बी करेंगे ना तो इंटीजर आना चाहिए, z इज इंटीजर, तो इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि मान लो हम किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या आ गया, ये क्यू आ रहा है ना, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, पर हमें तो सिर्फ ऐसी फॉर्म में चाहिए जो सिर्फ ये आ जाए, नंबर इंटीजर्स आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, हमें तो सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए। ठीक है, जिनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आ जाए। तो क्या ये इसको, या क्या ये ए और बी बनेगा, नहीं, क्योंकि इसको सब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर नहीं आया। समझ गए बेटा। अब इसके अंदर देखो, अगर हम 1 - 2 करते हैं, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही होता है ना, हमने पढ़ा ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, -1 आ रहा है। तो हाँ, ये है, ये इसके अंदर है ऑर्डर्ड पेयर 1 और -2, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। समझ गए। अब यहाँ पे करते हैं, और बेटा जो ये वाली कंडीशंस होती है ना, अब हमें बताना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। अब इसके अंदर कह रहा है फर्स्ट, कह रहा है ये दिया हुआ है, क्या ये हर एक के लिए ट्रू है, कि कोई भी एलिमेंट हम ले ले ए का, क्या वो हर एक के लिए ट्रू है जब दोनों एलिमेंट सेम है। देखो ए का मीनिंग क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है। अगर मैंने 1 1 लिया, मैंने 3/4 या 3/4 लिया,
अब खुद ही देखो, जब भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमेशा 0 आएगा। सेम नंबर को सेम से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज 0 आता है। देखो 3/4 माइनस दिस 0 जो कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए तो हर एक के लिए ट्रू होगा ही होगा ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज है ये तो जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, और हमारी कंडीशन यही थी, रिलेशन में आने की कंडीशन यही थी। सो इट फॉलोज दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए रिलेशन में आ जाएगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है अगर ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, वो कह रहा है अगर ए और बी बिलोंग करे, वो बता रहा है आपको, पूछ नहीं रहा। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि ये बी और ए भी बिलोंग करेगा। आप ये देखो ना बेटा, अगर 2 माइनस 3 माइनस 1 है तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, आएगा तो इंटीजर ही ना ऑलवेज। ठीक है, आएगा तो इंटीजर ही। तो इसके अंदर क्या है, अगर ये हमें गिवन है, गिवन, या फिर हम लिख सकते हैं इफ, अगर अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को, ये अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है मतलब कि ए माइनस बी जेड को बिलोंग कर रहा है, सो बी माइनस ए ऑल्सो बिलोंगिंग टू जेड, देयरफॉर देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। अब वो कह रहा है ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ए बी बिलोंग कर रहा है, ये किसको इंप्लाई कर रहा है कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को। ठीक है, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस सी बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। ठीक है, तभी तो ये रिलेशन को बिलोंग कर पा रहा है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और वो कह रहा है हाँ ये बिलोंग कर रहा है, इसने हमें बता दिया ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है ए सी करेगा क्या, ए सी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो करेगा। अब आप यहां से देखो, सो ए माइनस सी को बिलोंग करवा देंगे तो कर लेगा, ए माइनस सी को जेड से बिलोंग करा देंगे तो वो कर लेगा उसको बिलोंग। तो ए माइनस सी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए माइनस सी में प्लस बी माइनस सी कर, प्लस बी माइनस भी कर सकते हैं। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ए माइनस बी प्लस यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लिया, ए को इसके साथ एडजस्ट कर लिया और इसको इसके साथ कर लिया, देखो बी माइनस सी। ठीक है, तो इधर देखो फ्रॉम, अगर हम इसको नंबरिंग दे दें 1 और 2 तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये सारे बिलोंग करें इंटीजर को, इंटीजर ए माइनस भी बिलोंग करें इंटीजर को, इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या देगा आपको, बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कोई इंटीजर ले लिया उसको इंटीजर में 3 प्लस 2 कर रहे हो तो 5 आ जाएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर 5 आएगा। तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या करेगा आपको, जेड को बिलोंग करेगा। हेंस ए माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए माइनस सी जेड को बिलोंग कर रहा है तो ए सी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है। समझ गए बेटा, गॉट द पॉइंट। ये तीन है, ये तीन प्रॉपर्टी है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी लेकिन बस ये बता देती हूँ आपको नॉलेज के लिए, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको तीनों के नाम गिवन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में देखो बेटा, एफ क्या गिवन है आपको, ये एक फंक्शन आपको गिवन है, बी अ लीनियर फंक्शन। इसने आपको क्या बता दिया कि एक फंक्शन के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे दिया आपको और उसने कहा कि ये लीनियर फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। एफ कहां से कहां तक है, ये सारे क्या इंटीजर से इंटीजर तक, जेड इंटू जेड। फाइंड एफ एक्स, हमें एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, अगर ये लीनियर पेयर है, अगर ये लीनियर पेयर है तो एफ क्या होगा आपका, इफ एफ इज अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, हमें लीनियर फंक्शन दिया है तो एफ किसकी फॉर्म में है, देन एफ विल बी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इधर से समझो,
वन वन, अगर ये लीनियर फंक्शन था तो ये वन वन ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या कह रहा है? वन वन ऑर्डर्ड पेयर से आप क्या समझ रहे हो कि अगर हमने फंक्शन के अंदर वन डाला होगा तो ये वैल्यू निकल के आई होगी वन। और F2 क्या कह रहा है? ये वाला लीनियर पेयर 2 3 आपको क्या कह रहा है कि अगर हमने 2 डाला है फंक्शन के अंदर, उसके ऊपर कुछ ऑपरेट हुआ, ठीक है, फिर ये 3 इसकी इमेज निकल के आई, यही तो कह रहा है वो। ठीक है, ऐसे आप इसके अंदर देखो, इफ वन वन बिलोंगिंग टू एफ, ठीक है, हमें गिवन है कि वन वन बिलोंगिंग टू एफ, तो ये किसको इंप्लाई कर रहा है कि अगर हमने एफ की वैल्यू वन डाली तो ये किस, इसके अंदर ये फंक्शन है, लीनियर फंक्शन बता दिया तो इसी के अंदर डाली है। तो a इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू क्या इमेज निकल के आई? वन निकल के आई। तो यहाँ से क्या निकल के आया? a प्लस बी इज इक्वल टू वन आया। ठीक है, ऐसे चारों का ले लेंगे बेटा, और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर क्या कोशिश करते हैं, जीरो वाला ले लेते हैं, क्योंकि जीरो से ना हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैं बताती हूँ, इफ जीरो माइनस वन बिलोंगिंग टू एफ, अगर जीरो वन एफ से बिलोंग कर रहा है तो मतलब यही हुआ होगा, जब जीरो डाला होगा, एक्स की वैल्यू जीरो डाली होगी तो आपके पास ये निकल के आया होगा, इज इक्वल्स टू इसकी क्या आई है, इमेज क्या आई, माइनस वन आ गई। ठीक है, मैंने समझाया था ना बेटा कॉन्सेप्ट वीडियो, अगर आपने देखी होगी, कि फंक्शन क्या होता है, एक टाइप का ऑपरेशन होता है, एक मिक्सचर जार का मैंने आपको एक जूसर का एग्जांपल लेके बताया था। अगर आपने यहाँ पे x डाला, इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई किया तो वो उसकी इमेज बनेगी, और उस अब हमने इसके अंदर कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाला, और उसकी इमेज यहाँ लिख गई। और इन ऑर्डर्ड पेयर में हम यही लिखते हैं, यहाँ पे इसका x होता है, यहाँ पे इसकी इमेज होती है। ठीक है, ये इसके आगे, अब इसको सोल्व किया तो क्या देखो, ये जीरो हो जाएगा और b की वैल्यू माइनस वन, इसलिए मैंने बोला था जीरो वाला पहले ले लेते हैं तो उसके लिए इजी हो जाता है। जब b माइनस वन आ गया, यहाँ से देखो, तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, टू आ गई, दोनों की वैल्यू मिल गई ना हमें जल्दी से, a की वैल्यू टू और b की वैल्यू वन। तो एफ एक्स क्या हो गया आपके पास, एफ एक्स क्या हो गया, a की वैल्यू टू, एक्स माइनस वन, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा? ये एक एक्सरसाइज में भी इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का भी नहीं बोलूंगी, सेम क्वेश्चन है बेटा। 2x माइनस वन फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन है ये। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, अब ये वैसे मैंने करवा चुकी हूँ आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। जब बेटा हमें डोमेन होती है, डोमेन होती क्या है, हमारी फंक्शन बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जो हमारी डोमेन होती है वो ये वाला सेट होता है जहाँ पे x की वैल्यू है। ठीक है, और हमारी बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हमें क्या होता है कि जो x की सारी वैल्यूज है ना, उनकी कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली रह गया, कोई x ऐसा खाली रह गया जिसकी कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, मतलब इसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो क्या होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं है ना। तो हमारी डोमेन सिर्फ उतनी होनी चाहिए जिसकी सारी इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए। समझ गए? तो इसके अंदर बेटा जब ये p बाय क्यू की फॉर्म में है, जब ये p बाय क्यू की, ये इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, p बाय क्यू की फॉर्म में है, तो हमारा यही मेन होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ गए बेटा? तो इसकी डोमेन को हम कैसे कर सकते हैं, आप इसकी डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, अगर आप समझो तो इसको ऐसे, x वो सारे x सच दैट, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना बेटा, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो हमारी डोमेन रहेगी इसकी। अगर जहां पे ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, हमें फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये बताओ, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में दिए हुए ना, मैंने आपको डिस्कस किए थे, तो इनको हम, अगर हमारे पास लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इनको हम रियल फंक्शन ही लेके चलते हैं कि बिलोंगिंग टू आर, रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, दीज आर रियल फंक्शंस। तो इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कौन सी वैल्यू पे ये जीरो आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो आता है, आप बच्चों को सबको आता है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, 8th क्लास में हमारा स्टार्ट हो गया ही बेटा ये टॉपिक। x माइनस फोर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, वन एंड फोर। तो देखो इस पे ये इक्वल टू जीरो हो रहा है ना, सिर्फ वन और फोर वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और हमें इक्वल टू जीरो उसको करना नहीं है। तो हमारी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f क्या हो गई हमारे पास, r
पूरी नंबर लाइन आर में से अगर हम 1 और 4 बस दो एलिमेंट 1.4 1.2 सब कुछ आ सकता है, पर सिर्फ दो एलिमेंट 1 और 4 को निकाल दें तो हमारी डोमेन सही हो जाएगी। सिर्फ 1 और 4 ऐसी वैल्यू है जिस पर कि वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारी डोमेन बिल्कुल सही हो गई, सारी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट, समझ आया होगा सब बच्चों को अच्छे से। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, हमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर एफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना बेटा जहाँ पे, तो वहां पे ना सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं, हम ना उसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए ना सबसे पहले ये करो कि उसकी कुछ वैल्यूज के लिए टेबल ड्रॉ कर लो। आप बच्चे भी कर लो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ और करते जाओ। बेटा जितना ज्यादा साथ के साथ नोट्स बना लोगे ना, और फिर उसके बाद बस उन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लोगे, और ठीक है, तो फिर आपके ना ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप एग्जाम टाइम पे भी इनको पढ़ते हो ना बेटा, तो आपको इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हाँ भी मैंने ये चीज पढ़ ली। समझ गए ना बेटा। अब इसके अंदर ना हम ये वैल्यूज ले लेते हैं -6, जिनको ड्रॉ करना हमारे लिए इजी हो जाता है ना। वैसे तो बेटा रियल फंक्शंस के लिए सब कुछ होता है, सारी वैल्यूज ले सकते हो पॉइंट्स में ये वो, लेकिन हमारे लिए जिसके लिए कैलकुलेशन इजी हो और ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर हमें 3 तरीके से दिया हुआ है फंक्शन। अब जब x की वैल्यू 0 है, देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जब f की वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो fx क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जब f की वैल्यू 1 है मतलब कि जब ग्रेटर देन 0 है, देखो ये वाली वैल्यूज चलेंगी। जब ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1 आएगी, x की वैल्यू है 1 प्लस 1 तो 2 हो गई, ठीक है। अब f की वैल्यू 2 है तो यही आएगा ग्रेटर देन 0 वाला, तो x प्लस 1 तो 2 प्लस 1 तो 3 हो गई। आप ये देखो ऐसे बढ़ता जाएगा, x प्लस 1 आ रहा है ना, सारी x के ग्रेटर देन 0 वाली है, तो 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो -1, अब यहाँ पे देखो -1, तो ये लेस देन 0 वाला है। अब अगर हम f -1 में यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये वाला लगेगा हमारे पास रूल, तो 1 माइनस एक्स मतलब कि 1 माइनस -1 दैट इज 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये करते हैं -2, -2 किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस -2 दैट इज 3। f -3 किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस -3 दैट इज 4। ऐसे ही बढ़ता जाएगा 5 6 7, ऐसे ही आ जाएगा इसके लिए भी। गॉट द पॉइंट, समझ आया यहाँ तक। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ, देखो ठीक है। अब यहाँ पे स्केलिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। बेटा देखो ये स्केलिंग मेरी इक्वल नहीं आती ना, इसलिए ग्राफ टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। अदरवाइज आप ना सही से उसको प्रॉपर या तो स्केल से करना, स्केल से ड्रॉ करना इस ग्राफ को, या फिर ग्राफ की जो शीट्स आती है ना आपकी, उससे करना, तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। मतलब ही नहीं बनता कि आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट और जो भी उसकी शेप आनी चाहिए एग्जैक्ट वही आएगी। -1 -2 -3, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो 0 पे क्या वैल्यू है, जब x 0 है तो हमारे पास fx या फिर y पे हम ड्रॉ करते हैं ना इमेजेस, तो ये हमारे पास क्या है, 1 है। जब 1 है तो 2 है, 2 है x तो 3 है, 3 है तो 4 है। देखो एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था ना, 5 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है, और ऊपर चला जाएगा। ऐसे देखो -1 के लिए 2 है, -1 के लिए भी 2 है, पॉजिटिव का ही 2 आ रहा है, y पॉजिटिव में आ रहा है, f जो उसकी इमेज है पॉजिटिव में आ रही है। -2 की 3 आ रही है, -3 की 4 आ रही है, -4 की 5 आ रही है, ऐसी -5 की 6 आ रही है, ऐसे -6 की बेटे यहाँ पे 7 आ रही है, ऐसे यहाँ 6, ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे देखो वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, बस 1 ऐड हो रहा है, सबकी वैल्यूज में 1 ऐड हो रहा है और वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं सबकी। समझ आ रहा है यहाँ से। तो इसके अंदर ये ये ग्राफ हमारा बन गया।
इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को। और ये एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, ये हमारा ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक चीज समझ आ रही है इससे, देखो पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, एक इंक्रीमेंट होके आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक तरीके का ये मॉड्यूलस फंक्शन है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक है, एक इंक्रीमेंट करके दे रहा है पर पॉजिटिव दे रहा है। अब यहाँ से बेटा हमारी स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में टोटल, तो ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, एक रिलेशन एफ एक्स दिया हुआ है, एक जी एक्स दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि एफ एक्स तो फंक्शन है पर जी एक्स फंक्शन नहीं है। ठीक है, जो एफ एक्स की जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या कहती है कि हमारे पास जो डोमेन है, एक तो सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी ही चाहिए, सारे, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए डोमेन के अंदर। ठीक है, सबकी यहाँ पे इमेज होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट की ना एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक, एक सिंगल इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। यही हमारी डेफिनेशन है फंक्शन की। तो आओ हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक करो बेटा, कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, पहले तो आप ये बताओ। देखो पॉइंट में बता देती हूँ, जब इसने एफ एक्स, यहाँ पे देखो आप, एफ एक्स फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स है। देखो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर होगा जब वैल्यूज होगी 3 के बीच में, और 3x होगा जब वैल्यूज होंगी 3 से 10 के बीच में। अब आप यहाँ पे देखो ये वैल्यूज किस किस के लिए दी हुई है, देखो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, 0 में भी इक्वल कर है, 3 के लिए भी। तब तो वैल्यूज हो जाएंगी एक्स स्क्वायर, तब इस फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। 0 का स्क्वायर किया तो 0 आ गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो जब हमारी वैल्यूज है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के, ये मैं समझाने के लिए समझा रही हूँ बेटा। ठीक है, इसके अंदर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए दे रखी है दोनों में, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और सबके लिए तो देखो 0, 1, 2 के लिए कोई पंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही इमेज बनेगी सबकी। इनके लिए भी कोई पंगा नहीं है, 3 इंटू एक्स, 4 के लिए क्या बन गया, जब 4 है तो क्या बन गया, 12 हो गया, 5 है तो चलो भाई 15 हो गया। लेकिन 3 के लिए तो देखो ना, दोनों जगह 3 आ रहा है, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन आ रहा है, तो हम 3 पे चेक करेंगे वैल्यू कि 3 के लिए क्या सिंगल इमेज बन रही है, और सबके लिए तो सिंगल ही बन रही है, पर 3 के लिए नहीं पता ना सिंगल बन रही है कैसी बन रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 3, वही जो मैंने यहाँ पे खोल के लिखा है, ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल सारे x के लिए जो कि 0 से 3 के बीच में है। यहाँ पे तो मैंने 0, 1, 2, 3 लिख के दिखाया, पर 1.1, 1.2 वही जो रियल नंबर्स हैं बीच में सारे ही आ रहे हैं ना, तो 0 से 3 के बीच में 0 भी कवर हो रहा है, देखो इक्वल का साइन है इधर भी है। ठीक है, और एफ एक्स 3x है, किसके लिए, दो फंक्शन है, दो में डिस्ट्रीब्यूट, किसके लिए, 3 से 10 तक की वैल्यू के लिए, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है। तो अब हम चेक करते हैं, जब f3 को हमने चेक किया, जब 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जब हमने चेक किया, और यहाँ पे व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो हमने f3 की वैल्यू चेक करी, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, चाहिए फंक्शन अलग है पर 3 की इमेज सिर्फ एक ही बन रही है 9 पे। 3 की दो इमेज देखो, 3 इस फंक्शन से भी इस फंक्शन से भी, तो इमेज सेम है 9। तो इससे क्या पता चल रहा है, इट शोज दैट fx takes unique value at each point in its domain 0 to 10, ये इसकी डोमेन है, देखो 0 से 10 तक की यही इसकी डोमेन है। तो ईच पॉइंट यूनिक वैल्यूज बन रही है 0 से 10 तक सबके लिए, सबका स्क्वायर करेंगे तो अलग ही होंगी, यहाँ तक की वैल्यू का यहाँ तक की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप में अलग ही आता है। ठीक है, बस 3 का पंगा लग रहा था, वो हमने चेक कर लिया, उसके लिए भी यूनिक ही बन रही है।
Hence fx is a function. तो fx क्या है बेटा? फंक्शन है। ऐसे ये चीज हम gx के लिए चेक कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो आप, ठीक है। gx हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर है जब वैल्यू 0 से 2 तक है, और 3x है जब वैल्यू 2 से 10 तक है, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको कैसे करेंगे? gx क्या है? एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2 तक जब बिलोंग कर रहा है, और gx की वैल्यू क्या है बेटा? 3x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 10 तक जब बिलोंग कर रहा है। अब अगर when, अब चेक करनी पड़ेगी ना, अब यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, और सबकी तो चलो यूनिक है क्योंकि इसके लिए ये अलग फंक्शन है, इसके लिए अलग फंक्शन है, बट 2 तो दोनों में आ गया ना। व्हेन gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर g2, g2 क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर विल बी 4, और व्हेन gx इज इक्वल्स टू 3x, g2 क्या होगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगा? 4 इज नॉट इक्वल्स टू 6। सो when x is equals to 2, x has two images, that is images कहाँ बनती है? in its कोडोमेन। कोडोमेन बोलते हैं ना इमेजेस वाले को, इसको बोलते हैं डोमेन, और जहां इमेजेस बनती है वो कोडोमेन होता है पूरा। उसके अंदर कोडोमेन, इन इट्स कोडोमेन दैट इज 4 and 6, दो इमेजेस बन रही है, ठीक है। इट शोज दैट gx does not, ये लिखते जाना बेटा जो मैं बोल रही हूँ, डज नॉट टेक यूनिक वैल्यू एट पॉइंट 2। जब 2 है तो इसकी दो इमेज बन गई, 4 और 6, तो यूनिक नहीं आई ना बेटा, ठीक है, दो इमेजेस नहीं बन सकती। हेंस gx इज नॉट अ फंक्शन। समझ आ गया बेटा? gx फंक्शन नहीं है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन gx नॉट अ फंक्शन। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इफ fx is equals to x square, find f1.1 and minus f1। ये हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें क्या पता है? वी हैव fx is equals to x square, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ये, फाइंड f1.1 माइनस f1, 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करोगे? f 1.1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा? 1.21 के। f 1 को स्क्वायर करो 1 की, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 के इक्वल। अब इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि नीचे तो fx है नहीं, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज? 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, जो कि किसके इक्वल है? 0.21 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.1, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 1.1, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास? f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2.1। इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अभी देखो बेटा डोमेन, यही सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में अभी अभी हम करके आए हैं, वहां मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया है, ठीक है। इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे बेटा? डोमेन ऑफ एफ, वही है, इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या आ जाएगी? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स के डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वही इसकी डोमेन बनेगी, कि पूरा आर तो है पर डोमेन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू r एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2 एंड 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 6 आ रही है, मतलब x 2 और 6 पे 0 हो रहा है, तो वो उसके 2 और 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? fx विल नॉट बी डिफाइंड at x is equals to 2 and 6
fx will not be defined, so the function fx is defined for all the real numbers, सारे real numbers के लिए defined है, for all the real numbers except 2 and 6 के लिए सिर्फ, ठीक है। hence डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f कैसे लिख सकते हैं, 2 and 6 को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ इन दो एलिमेंट को। बेटा ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैं अपनी सारी वीडियोस में रिपीट करती हूँ। ये हमारे पास सेट का साइन होता है, सेट के ब्रेसेस होते हैं, ताकि सिर्फ 2 और 6 को हमने डिस्कार्ड किया, जैसे कि सिर्फ 2 और 6, ठीक है। और जो ये हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होते हैं ना बेटा, ये होते हैं इंटरवल, ये इनके बीच की सारी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अगर हमने ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट यूज करे तो इन सबकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, और ये होता है सिर्फ इसी एलिमेंट को बता रहे 2 और 6 को। तो हमें सिर्फ 2 और 6 से प्रॉब्लम है, उनके बीच की वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स को ध्यान रखना। मैं बच्चों का टेस्ट लेती हूँ ना, वो कोई क्लोज लगा देगा, कोई ये लगा देगा, उनको ये नहीं समझ आता बेटा इनका मीनिंग है, मीनिंगफुली किसी पर्पज से हमने यहाँ पे ये सेट वाले ब्रेसेस लगाए हैं, समझ गए बेटा। हर एक इन चीजों का मीनिंग है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और आगे बेटा इनइक्वालिटी, जो अब जब आप 11th में मूव ऑन कर जाते हो ना, तो बेटा हर एक चीज का मीनिंग बन जाता है। तो अपने आप से कोई ब्रैकेट वगैरह की शेप अपने आप से चेंज मत किया करो, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी किए हैं, तो आप समझ लेना ये थोड़े से बच्चों को एक बार टिपिकल लगते हैं, लेकिन जब 1 से 2 बार समझ लेते हैं तो उनको इजी लगने लग जाते हैं, ठीक है। कोई हवा नहीं है, हम एक बार पढ़ते हैं चीज को और उसको हवा बना देते हैं, हवा हम बनाते हैं, होती नहीं है चीजें, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिंस एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब इसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, ये देखो, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था 2.3 में, जो हमारे पास बेटा अंडर रूट वाले अंडर रूट होते हैं तो उसको मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है। अगर वो लेस देन तो वो हमारा रियल फंक्शन, अगर उसके अंदर नेगेटिव आ गया ना बेटा, ये आपका 4th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, अगर अंडर रूट में आपका नेगेटिव आ जाता है ना, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो वो आपका रियल नंबर नहीं रहता, ठीक है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, समझ गए ना बेटा। रियल में आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो आ जाते हैं, पर आपके ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, ये अलग होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जब भी अंडर रूट वाला आए तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही मैंने बताया था इनइक्वालिटी, ये भी आपका चैप्टर 5 है बेटा, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। इसको करते कैसे हैं, देखो दोनों साइड +1 किया हमने, तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया और यहाँ पे 1 रह गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जो x की वैल्यूज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग की ये कभी भी लेस देन 0 ना चले जाए, उसके अकॉर्डिंग ही चला ना चीज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे अब हमने इसके अंदर भी डोमेन फाइंड आउट करी थी बेटा, यही कंडीशन ली थी ना कि जो हमारी p बाई क्यू फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी ना। ऐसे इसके अंदर भी हमने देखना है भैया कहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तो रियल फंक्शन रहेगा ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते रहे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, तो आपका फंक्शन रियल फंक्शन ही रहेगा और आपका फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गई बेटा, डोमेन ऑफ f वही होती है जो x की वैल्यूज होती है। तो देखो ये 1 से बड़ी इंफिनिटी तक, मतलब रियल वैल्यूज है, वो कह रहा है 0 1, मतलब 1 से लेकर
इन्फिनिटी तक। तो 1 इंक्लूडेड है, देखो इक्वल का साइन है और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो ये हमारी क्या आ गई, डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर रेंज इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर डोमेन, यहाँ पे आप दे सकते हो हेडिंग रेंज, ठीक है। एग्जामिनर को चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है, हाँ भी बच्चे ने नीट एंड क्लीन वर्क किया है। अब इसके अंदर देखो लेट, ये मैंने सिखाया भी था, जब रेंज हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हमने x की वैल्यू बताई थी, अब हमें एफ एक्स की बतानी होती है ना। रेंज हमारे इसके अंदर ही होती है, वैसे भी जो इमेजेस वाला सेट होता है इसी के अंदर तो होती है हमारी रेंज, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब y किसके इक्वल है बेटा, एफ एक्स किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अगेन वही बेटा, ये कंडीशन तो हमारी साथ में चलेगी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया क्लियरली, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू एक तो हमें पता लग गई ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, अंडर रूट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो इससे हम ये पता लग गया y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। समझ रहे हो बेटा। अब इसके अंदर देखो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर हम इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑल द साइड्स कर लो या बोथ द साइड्स कर लो, तो इसके अंदर क्या आ गया, वाई स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वन। तो अब इसके अंदर भी तो ये आ रहा है ना ग्रेटर देन, अगर इधर भी करेंगे तो जीरो ही रहेगा ना बेटा, एक्स स्क्र नहीं बेटा गलत है, वाई स्क्र एक्स माइनस वन एज इट इज, इससे तो अंडर रूट हट गया, वाई स्क्र हो गया, इधर इधर स्क्वेयर किया तो अंडर रूट हट गया, तो एक्स माइनस वन आया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, वाई स्क्र भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो वाई स्क्र भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। वैसे भी देखे तो किसी पॉजिटिव का या नेगेटिव का भी किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वैसे भी वो क्या आता है बेटा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आता है। और यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू वन प्लस वाई स्क्र आ गई, ठीक है। x इज रियल, यहाँ से देखो y की हम कोई भी वैल्यू ले, रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स क्या आ रहा है, रियल ही आ रहा है ना। देखो वाई में की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर है, और वन में ऐड हो जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा रियल रहेगा वो फंक्शन, ठीक है। एक्स इज रियल, एक्स की वैल्यू हमेशा रियल आ रही है, एक्स इज रियल फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, इसको नंबर टू दे दो। समझ रहे हो बेटा, यहाँ से समझो मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं यहाँ पे समझाती हूँ बेटा। मैं ना ज्यादा टाइम इसलिए लगता है कि मैं सोचती हूँ बच्चों को ना क्लियर हो जाए वो चीज, दिमाग में ना रहे हमने ऐसा क्यों कर दिया। ये देखो यहाँ पे सारे एक्स हैं, यहाँ पे सारे वाईज हैं, ठीक है, ये इमेजेस बनी हुई है ना इसकी। तो आप ये देखो कि वो क्यों कह रहा है, यहाँ पे रियल है, ये भी रियल है, वो कह रहा है वाई की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, यहाँ पे सबकी प्री इमेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे y की प्री इमेज मिल जाएगी। y क्या है, x में क्या है, डोमेन, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन में सारी वैल्यूज रियल है, हमने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे रियल फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर सारी वैल्यूज क्या है बेटा, रियल है। तो कह रहा है y की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी r हो, तो वो उसके लिए रियल मिल रहा है, x रियल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ इज सेट फॉर वैल्यूज कॉमन टू फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ से हमें दो कंडीशन मिली, ये कह रहा है कि यहाँ से तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सारी रियल वैल्यूज के लिए एक्स रियल आ रहा है। समझ रहे हो, तो जो कॉमन है इसके अंदर, तो रेंज क्या निकालेंगे हम, रेंज ऑफ एफ इज सेट फॉर वैल्यूज कॉमन टू दिस, ठीक है। रेंज इज सेट ऑफ वो वैल्यूज को कॉमन टू फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से लिखो रेंज ऑफ एफ क्या आ रही है बेटा, ऐसे वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है और वाई बिलोंग टू आर है, दोनों आ रही है ना, आर तो है ही पूरा, पूरी नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव सारी है, लेकिन एक कंडीशन क्या कह रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हमारी रेंज ऑफ एफ क्या आ गई, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। दोनों आगे ना रियल नंबर तो है, पर ये कंडीशन कह रही है जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ग्रेटर देन है।
ठीक है, समझ आ गया, रेंज ऑफ एफ समझ आ गई, होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट करके बोलती हूँ, ताकि आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई। जो बेटा यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, वो तो आके प्रॉब्लम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, हम उनके टेस्ट ले लेते हैं, तो हमें समझ आ जाता है, मेरे को समझ आ जाता है बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन इसलिए मैं आप बच्चों को सोचती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ जाए, जो बार बार पूछनी पड़ती है। फाइंड द डोमेन, अब इसी टाइप का क्वेश्चन, डोमेन और रेंज निकालनी है, रियल फंक्शन आपको गिवन है, रियल फंक्शन का मीनिंग ही यही होता है बेटा, आर टू आर। ठीक है, एफ एक्स एक्स माइनस वन मोड ऑफ एक्स माइनस वन है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, डोमेन हमारी आर है, देखो सारे एक्स आर टू आर है तो आर ही है। एफ एक्स इज यूनिक रियल नंबर, एफ एक्स इज अ यूनिक रियल नंबर। यूनिक रियल नंबर मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ पे वन डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, टू डालेंगे तो वन आ जाएगा, वन के अगर मैंने यहाँ पे वन डाला, वन माइनस वन, वन में जीरो के अलावा कुछ आ सकता है, वन के लिए कुछ और बन सकता है, या फिर टू माइनस वन किया तो यहाँ पे आ जाएगा वन, क्या इसके लिए कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो सबकी एक रियल इमेज, एक यूनिक इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज एफ एक्स इज अ, क्या आएगा, एक यूनिक रियल नंबर आएगा, मतलब कि हर एक एक्स के लिए एक यूनिक इमेज बनेगी, दो इमेज नहीं बन सकती, जैसे माइनस वन डाला मैंने, उसके लिए दो इमेजेस नहीं बनेंगी, एक ही इमेज बनेगी, जैसे एफ माइनस वन किसके इक्वल आएगा, माइनस वन दैट इज माइनस टू, और मोड इसको क्या कर देगा, टू कर देगा, पॉजिटिव का टू कर देगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, अब ये मोड ऑफ एक्स माइनस वन है, तो मोड का तो मीनिंग होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही देगा वैल्यू, मॉड्यूलस फंक्शन हमने पढ़ा है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके एक बार देख लेना, मैंने सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस वहां पे बहुत अच्छे से समझाए हैं। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ, एक्स का मोड हमने ये फंक्शन पढ़ा है ना, अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एक्स ही दे देगा, माइनस एक्स दे देगा अगर लेस देन जीरो, इसका रीजन भी बताया था मैंने। अगर देखो मोड के अंदर टू है तो टू ही दे देगा, जीरो है तो जीरो दे देगा, मोड के अंदर माइनस टू है तो माइनस टू, अब आप कहोगे ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता है मैम ने तो नेगेटिव लिख दी, नहीं माइनस टू है ना, एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस टू है, तो माइनस ऑफ एक्स, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसलिए नेगेटिव का पॉजिटिव इसलिए होता है। अब अगर मैं इसका बनाऊं ना फंक्शन बेटा, x माइनस वन का फंक्शन बनाऊं तो क्या आएगा, x माइनस वन दे देगा, एज इट इज दे देगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है। ठीक है, इसमें x माइनस वन है ना, तो जब वन है, और माइनस ऑफ x माइनस वन दे देगा जब x की वैल्यू लेस देन वन है। ठीक है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा x अलग है, पूरा x लिखना होता है ना, यहाँ पे देखो पूरा x लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये कंडीशन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है थोड़ी सी, समझ गए आप। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा बेटा, पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, देखो माइनस वन भी दे रही हूँ तो पॉजिटिव का ही टू दे रहा है, समझ गए। तो इसके अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही वैल्यूज आएगी। ठीक है, फ्रॉम अबव वी ऑब्जर्व दैट, ये यहाँ पे आप फंक्शन लिख के भी दिखा सकते हो, ये क्या फंक्शन है आपका, मॉड्यूलस फंक्शन है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, और माइनस एक्स माइनस वन व्हेन x इज लेस देन वन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम अबव we observe that we observe that in both the cases, for all x belongs to r, x minus वन is greater than equals to जीरो, यहाँ से हमें समझ आ गया फॉर ऑल x। ठीक है बेटा, फॉर ऑल x, एफ एक्स क्या आया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, एफ एक्स ही तो y होता है, इसी को तो लेट करते हैं y। ठीक है, एफ एक्स बोल दो चाहे वाई बोल दो, एक ही बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी इमेजेस बनती हैं, एफ एक्स कोडोमेन में इमेजेस बनती हैं। हैंस रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल, तो जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो एक एलिमेंट जो कि हम इसको सेट में इंक्लूड करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बेटा ये चीजें ना समझा करो, भागा मत करो, क्योंकि
कहीं पे किसी क्वेश्चन में यहाँ ऐसे लिख के दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसका मीनिंग है सारे रियल नंबर, सारे रियल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग, मतलब जीरो इंक्लूड हो रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर का जब नाम लेते हैं ना उसमें जीरो नहीं आता, पर हमारे यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो रहा है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डोमेन नहीं लिखी, डोमेन बेटा वही है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यही है, पूरा रियल नंबर है बेटा, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर, पूरा रियल नंबर। इसको भी मैंने बताया था, अब इसको भी कैसे लिख सकते हो, सेट फॉर ऑल एक्स, सारे वो वाले एलिमेंट जो कि आर को बिलोंग करे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये समझ के काम करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, और आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए पेपर में, आप उसको सॉल्व कर ही आओगे। आप कहीं अटकोगे नहीं अगर आप समझ के करोगे तो। अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, वो वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो आप अटक जाओगे। एफ इज इक्वल्स टू दिस, एक ही हमें फंक्शन डिफाइन है, उसके ऑर्डर्ड पेयर हमें डिफाइंड है बेटा, ठीक है। ये है फर्स्ट एलिमेंट, अगर एक्स करेंगे तो इसकी इमेज ये बन के आएगी। ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र बाय वन प्लस एक्स स्क्र। अगर एक्स की वैल्यू वन है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, टू है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे आएगी। एक्स क्या है, रियल नंबर है, रियल फंक्शन है। अब इसकी हमें क्या बतानी है, रेंज, और फंक्शन क्या गिवन है, फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, रियल फंक्शन है ये हमारा। क्लियरली यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बेटा, क्लियरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देखो एक्स हमारे पास बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एफ एक्स इज अ यूनिक, एफ एक्स इज अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो यूनिक हमने क्यों बोल दिया, अब आप किसी भी नंबर का एक्स स्क्वायर करते हो तो वो यूनिक ही आता है ना बेटा, और उसी का एक्स स्क्वायर यूनिक आएगा, फिर उसमें वन ऐड करोगे वो भी कुछ डिफरेंट ही आएगा हर एक नंबर के लिए, चाहे आप 1.01 लो चाहे 1.001 लो, इन दोनों का कर लो, इन दोनों का भी डिफरेंट आएगा स्क्वायर। फिर ये इन पूरे को सोल्व करेंगे तो वो भी यूनिक ही आएगा बेटा हर एक नंबर के लिए। समझ रहे हो? तो एक नंबर के लिए मान लो वन के लिए ये दो वैल्यू नहीं दे सकता, टू के लिए दो वैल्यू नहीं दे सकता, एक ही वैल्यू देगा। तो वही हमारी क्या है, वही हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ एफ है, कि अगर वन डाला तो उसकी एक ही इमेज बनेगी, टू इमेज नहीं बननी चाहिए। तो अगर वन डालेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आ सकती घूम फिर के इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई हमारी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर हो गई, ठीक है, कि हम सारी वैल्यूज आर की ले सकते हैं, सबके लिए एक ही यूनिक ही इमेज देगा, दो इमेज नहीं देगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, फॉर रेंज। रेंज के लिए पार्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्र बाय वन प्लस एक्स स्क्र के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये हमें क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, किसी का भी एक्स स्क्वायर कर लो, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वन में ऐड हो जाएगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही हो गया ना, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा ये हमें, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू r, मतलब नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहने वाला है। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इससे यहाँ से आपको क्या पता लगा, वही जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहने वाला है, इसको हम दे देंगे नंबरिंग वन, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से हमने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने वाला है, तो y तो, या फिर एफ एक्स भी बोल सकते हैं, y बोल लो, y में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ से देखो, अगर हम y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्र बाय वन प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कर दूं मैं, ठीक है। अब इसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, वन प्लस इस वाले के साथ एक पेयरिंग कर ली, वन प्लस एक्स स्क्र इज माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग ले गए, तो ये क्या आ गया, वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्र आ गया। अब आप ये देखो कि x की कोई भी वैल्यू हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको समझो, ये पॉजिटिव आएगा चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में कुछ वन ऐड कर दिया, पॉजिटिव में कुछ वन ऐड कर दिया, ठीक है। ये वन ऊपर वन है तो ये वन से ज्यादा हो गया, जो इसका डिनोमिनेटर है
वो ग्रेटर हो गया न्यूमरेटर से। जैसे 5/6 है तो ये क्या आएगा, 0 पॉइंट में आता है ना, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जब क्यूब बड़ा होता है p से, तो पॉइंट में आंसर आता है, मतलब कि आंसर कहाँ आता है आपका, लेस देन 1 आता है। ठीक है, बस एक केस वो हो सकता है जब दोनों इक्वल, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि 0 भी रियल नंबर है, तो ये 1/1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा बस। इससे खराब तो नहीं हो सकता ना, इससे छोटा तो नहीं जा सकती ना वैल्यू इसकी, क्योंकि चाहे आप -3 रख दो, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 10, 1/10 क्या हो गया, 0.1 हो गया, आएगा ये, मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी। और अब यहाँ पर देखो, अगर 1 माइनस 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, 1 माइनस 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो क्या ये 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव देगा ना बेटा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 में से हम 1 से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से हम 1 से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, पर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, और लेस देन 1 आएगा, आएगा क्या, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से y क्या आ गया बेटा आपका, y यहाँ से अगर आप समझो तो क्या आएगा, ये क्वांटिटी क्या आ रही है आपकी, 1 माइनस 1 माई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लेस देन 1 आ रही है, समझ गए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 2। फर्स्ट में हमने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सेकंड में कह रहे हैं लेस देन 1 है y। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, वही फ्रॉम 1 एंड 2 y इज इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y लेस देन 1 है, तो हमारे पास रेंज क्या हो गई, इसके अंदर कैसे आ रहा है, 0, देखो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, ये बनी ना हमारे पास इसकी रेंज, y की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में जा सकती है, इससे बड़ी जा ही नहीं सकती। आप यहाँ से भी समझो, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, हमेशा ही 0 पॉइंट कुछ आएगा, वर्स्ट केस है कि बस वो 0, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 1 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, बस 0 को तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं। ठीक है, 0 आ जाएगा, 0 से नीचे आएगा ही नहीं, आप यहाँ से देख लो। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 0 इंक्लूड है और 1 1 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा 1 की साइड में। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे आप x मत लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखिए मैम अभी तो y में बात कर रही थी, अब y लिख लो, एक ही बात है, बस वो तो एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये हमारी रेंज है। फॉर ऑल y, ऐसे y आएंगे सच दैट y r को तो बिलोंग कर रहे हैं, पर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बस r में से एक छोटा सा इंटरवल ले लिया 0 से 1 तक, और 1 भी इंक्लूड नहीं है, ये 0 इंक्लूड है, बस इतने से इंटरवल में इसकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, ये हमारी रेंज है, समझ आ गई होगी बेटा। अगर बेटा आपको कुछ ना समझ आए ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, पर कंफ्यूजन में मत रहना। अब ये बेटा इजीएस्ट क्वेश्चन, ये हमने 2.3 में एग्जाम्पल में भी किया था, एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है बेटा, 2 एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज भी की थी, इसको मैं अभी यहाँ पे करवा भी देती हूँ। देखो हमें ये एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बस सिंपल सा है। एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, और ये क्या है 2x माइनस 3, और ये क्या हो गया आपका 3x माइनस 2, एफ माइनस जी एक्स, ये सब्ट्रैक्ट होएगा, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, माइनस x प्लस 4 के इक्वल आ जाएगा। f बाई जी, f ये भी सेपरेट हो जाएंगे बेटा, f ऑफ x बाई जी ऑफ x, इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, एफ एक्स एक्स प्लस 1 2x माइनस 3, अभी आगे सोल्व तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3/2, 3/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकती है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। ये बेटा सेम क्वेश्चन अभी हमने करके आए हैं, तो सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें मैंने समझाया था कि लीनियर फंक्शन होता क्या है। अब ये डिफाइन किया हुआ है, ये भी लीनियर फंक्शन है आपका, और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर हम यही देखेंगे, इफ
मैंने कहा था ना 0 वाला ले लेना और 1 1 देख लेना। 1 1 बिलोंग्स टू एफ, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, F1 इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इफ 0 माइनस 1 बिलोंग्स टू f, तो अगर x की वैल्यू 0 थी तो इसकी इमेज क्या आई, -1 आई। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू -1 आ गया यहाँ से, तो a प्लस -1 इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2। a की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू -1, यही हमारा आंसर है। आप फंक्शन भी वैसे लिख सकते हो, पूछा नहीं है। 2x - 1 हमारा फंक्शन बन गया। दिस इज द लीनियर फंक्शन। समझ आ गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9 भी हम एग्जाम्पल पे कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। 9th क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब आप इसमें देखो, यही हमें एक रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है। अब वो कह रहा है कि ये जो 3 कंडीशंस है, क्या ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, हमें इसके अंदर चेक करना है। अब वो कह रहा है ए क्या इसको बिलोंग करेगा सारे ए के लिए, और इसके अंदर कंडीशन क्या दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जो हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ना ये, तो मतलब कि क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है 4 2, मतलब को जब बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए आना चाहिए। समझ गए, जब बी का स्क्वायर करेंगे तो ए आना चाहिए, ऐसे पेयरिंग होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर ही बताओ, जब मैंने ये पेयरिंग कर दी 4 2, ठीक है, अभी कह रहा है ए बिलोंग कर रहा है। देखो 1 1 के लिए तो कर रहा है। ठीक है, 1 जब बी का स्क्वायर करेंगे तो ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा 4 2 ही देख लो, 4 2 नहीं 2 2 देखो, जब 2 का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे, क्या ए के इक्वल आ रहा है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 नहीं आ रहा ना बेटा, तो ये आर को बिलोंग ही नहीं करेगा। जब हमें प्रूव करना होता है तो हम जनरली प्रूव करते हैं, जब हमें वो दिखाना होता है ना, नहीं ये फॉल्स है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो एक भी आप एलिमेंट का दिखा दोगे ना फॉल्स है, तो वो फॉल्स ही है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, सॉरी 2 2 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ऐसे 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। समझ रहे हो, ओनली व्हेन फॉल्स, दिस ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओनली व्हेन a is equals to 1, then only a belongs to r, otherwise not, otherwise not, so statement is false। ऐसे इसके अंदर देखते हैं बेटा, ए बी, वो कह रहा है ए बी तो बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, मान लो कि अगर 2 4 बिलोंग कर रहा है, मतलब 2, इसके अंदर ये नहीं आएगा, ये आएगा ना बेटा 4 2, अगर 4 2 बिलोंग कर रहा है, देखो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ रहा है ए के इक्वल। ठीक है, ए के इक्वल आ रहा है बी का स्क्वायर, यही हमारी इसके अंदर है, हाँ है। तो क्या 2 4 बिलोंग करेगा, आप खुद ही सोचो, 4 का स्क्वायर क्या 2 के इक्वल होगा, क्या 2 इज इक्वल टू 16 होगा, नहीं होगा ना बेटा, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। ये अगर ये कर रहा है, चलो ये तो मान रहे हैं हम, 2 4 तो कर रहा है, ऐसे ही 3 9 भी कर रहा है, 3 नहीं 9 3, ये इधर है बेटा, उल्टा दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है ना, 9 3 तो कर रहा है, पर ऐसे 3 9 तो नहीं करेगा ना। देखो 3 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, 9 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये भी अब अप्लाई नहीं करेगी। इधर देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी है, तभी ये रिलेशन में आया है। ठीक है, बट बी बट बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, ए बी इसको बिलोंग कर रहा है बेटा, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो बी ए में बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, बी ए कर देंगे तो सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
ए बी के स्क्वायर के इक्वल तो आ जाएगा चलो, लेकिन बी तो जब उसको रिवर्स कर देंगे दोनों को, जैसे हमने 4 2 तो आ रहा है पर 2 4 तो नहीं आ रहा ना, तो ये इसको रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, क्या ए सी भी करेगा? आप खुद ही देखो यहाँ पे, अगर मान लो 3 9 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इसके अंदर ए बी बी सी, कोई ऐसा हमें एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा जिसके अंदर की ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, तो आप ही बताओ मुझे, आप मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल, एक सेकंड वेट करो बस, मैं 1 मिनट में बताती हूँ बेटा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल। ये, ठीक है, ये देखो 16 और 4 बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है, और 2 स्क्वायर ये भी बिलोंग कर रहा है कि 4 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो बिलोंग कर रहे हैं, क्या इसका मीनिंग ये है कि ये भी बिलोंग करेंगे? देखो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये नहीं बिलोंग करेगा ना बेटा। ठीक है, ये देखो ये ए ये बी ये बी ए सी, तो ए सी, तो सी का स्क्वायर ए के इक्वल तो नहीं आ रहा ना, तो ये भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और b किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ, b की जगह लिख सकते हैं सी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू सी की पावर 4 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से भी देखो, अगर 2 की पावर 4 कर देती हूँ तब आ जाएगा, है ना, तो a तो c की पावर 4 कर के इक्वल आ रहा है, बट a इज नॉट इक्वल टू सी का स्क्वायर। हमें तो अपना रिलेशन में लाने के लिए सी की स्क्वायर के इक्वल करने की जरूरत है ना, समझ रहे हो आप इसको, गॉट द पॉइंट। ठीक है, सो इफ ये बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग कर रहा है, दैट डजंट मीन कि ए सी भी बिलोंग करेगा, ए सी बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए, ये ऐसे करेंगे, ए सी उसको बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। 16 4 क्लियर लिख देती हूँ, 16 4 और 4 2 का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया था। ये ए है, ये बी है, ये बी है, सी है। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू दिस, और एक फंक्शन दिया हुआ ये। अब हमें कुछ पूछ रहा है, वो क्या ये ट्रू है, तो अपना आंसर जस्टिफाई करो। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट ऐसे चलते हैं ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर बनता है जिसमें ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो उसी का सबसेट होता है, उसमें कुछ रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक रिलेशन, तो वही रिलेशन के अंदर आ जाता है। ये हमने समझा है बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर आप देखो, क्या ये ए को बिलोंग करना है। अब हमने ना पांच पांच ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, इन सबको चेक करना है। 1 देखो ए से बिलोंग कर रहा है, 5 बी से कर रहा है, 2 ए से कर रहा है, 9 बी से कर रहा है, 3 ए से कर रहा है, 1 बी से कर रहा है, 4 ए से कर रहा है, 5 बी से कर रहा है, 2 ए से कर रहा है, 11 बी से कर रहा है बिलोंग। ठीक है, ये सही आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, सिंस एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है। एफ क्या है यहाँ पे, for all xy ordered pairs such that x belongs to a, y belongs to b, है ना, x इसको कर रहा है, और ये क्या है, एंड एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी का ही, ए क्रॉस बी को ही तो बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो ये क्या है, दस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
thus f is a relation फ्रॉम ए टू बी। समझ आया बेटा? सेकेंड पार्ट, एफ इज अ फंक्शन। अब चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख लेती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। 15293145 211 फंक्शन बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। बेटा राइटिंग थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत वैसी हो सकती है, अनटाइडी सी, आप मैं डिटेक्ट भी कर रही हूँ साथ के साथ, आप लिख लेना। इसके अंदर देखो फर्स्ट एलिमेंट के मतलब टू की दो इमेजेस बन रही है 9 और 11, जो कि नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, नो एलिमेंट, इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। एलिमेंट फ्रॉम डोमेन एवरी, एलिमेंट फ्रॉम डोमेन मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन इट्स कोडोमेन। कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। बट हेयर 2 9 belonging to A and 2 11 also belonging to A. So 2 has two more than one images, लिख दो more than one images in its codomain, that is सेट बी। सेट बी इसकी कोडोमेन है ना बेटा, इसके अंदर इसकी दो इमेज बन रही है जो कि फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ आया बेटा? ये मैंने डेफिनेशन लिख दी एफ की, फंक्शन की। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो बेटा, एक फंक्शन गिवन है z क्रॉस z। किसका सबसेट है? z क्रॉस z का सबसेट है। और फंक्शन क्या है? फ्रॉम z टू z है। जस्टिफाई करना है आंसर को, क्या ये फंक्शन है, ये बताना है हमें। इज f इज अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? वी आर गिवन, हमें दिया क्या हुआ है, पहले तो हम उसको चेक करेंगे ना। f इज इक्वल्स टू ए बी, ए प्लस बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब इसको चेक करना है। लेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। हमने दो वैल्यू ले ली, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? वी गेट ऑर्डर्ड पेयर। a b क्या आया? 1 आ गया। और a प्लस बी क्या आ गया? 1 प्लस 1 2 आ गया। ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया ना बेटा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1 2। अच्छा, व्हेन a इज इक्वल्स टू -1 और b इज इक्वल्स टू -1, दो वैल्यू ले लेते हैं ना। वी गेट, हमें क्या मिला? ए बी क्या मिला? -1 इंटू -1 1, और ए प्लस बी क्या मिला हमें? -1 प्लस -1, तो ये क्या आ गया? -2। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया -2। तो अब यहाँ से क्या पता लग रहा है? अगर ये फंक्शन होता तो क्या फर्स्ट एलिमेंट दो बार रिपीट होता? नहीं होता। पर हमें क्या पता लगा? यहाँ पे 1 की दो इमेज बन रही है, एक 2 भी बन रही है, एक -2 भी बन रही है। समझ रहे हो? एक 1 भी बन रही है, एक 2 भी बन रही है, एक -2 भी बन रही है। सो F contains two ordered pair, दो ordered pair आ गए। दो ordered pair कैसे हैं? With the same first element, hence F is not a function। बेटा ये सेम लाइन भी आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। ये यहाँ पे जो लिख के दिखाया है बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे भी सेम लिख सकते हो। F contains two ordered pair, ordered pair के नाम लिख दो 2 9 और 2 11 with the same first element, hence F is not a function। F फंक्शन नहीं है। बेटा बस समझ के लिखना है, बात सही लिखनी है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कैसे भी कर दो। ठीक है, बात सही होनी चाहिए और आपके समझ आ जानी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू दिस, लेट f इज इक्वल्स टू a टू n, मतलब कि जो आपका डोमेन है, जो डोमेन है वो a है। ठीक है, 9 10 11 12 13,
और जो आपकी कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है। कोडोमेन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी डिफाइंड बाय एफ एन द हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ एन। अगर एफ के अंदर कोई भी हम एलिमेंट डालते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो उसकी इमेज क्या आएगी? जैसे एन डाला तो उसकी इमेज क्या बनेगी? ये इसकी इमेज नहीं है। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब कि जो भी हम नंबर डालेंगे, और नंबर कहाँ से डालेंगे? हमारी डोमेन में से। ये 5 नंबर का बताना है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो, हमने फर्स्ट एलिमेंट डालते हैं F9, F9 डाला तो 9 के फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, 1 2 1 3 9, हाँ 1 3 9, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 है ना बेटा, ठीक है। अगर हमने 9 किया तो उसकी इमेज क्या बनी? यहाँ पे 3 बनी। अब हमने F10, 10 के क्या होते हैं बेटा फैक्टर्स? 1 2 5 10। हाईएस्ट प्राइम, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, पर हाईएस्ट प्राइम 5 है, ठीक है। अब F11, 11 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 11, तो 11 खुद ही हाईएस्ट भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है बेटा। ऐसे तो हाईएस्ट ये भी था, खुद खुद नंबर तो सारे ही है ना, पर ये प्राइम नहीं है, ठीक है। 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, पर 11 तो हाईएस्ट भी और खुद भी प्राइम नंबर है। F12, 12 में बेटा क्या आएगा? F12 के फैक्टर्स बताओ। 12 के तो 1 2 3 4 6 12, ठीक है। पर हाईएस्ट प्राइम कौन सा है? 3 है। F, अब बताओ 13 का, 13 का वही है बेटा, सेम इसकी तरह 1 इंटू 13 होता है, हाईएस्ट भी है और प्राइम भी है, तो 13। समझ आया बेटा आपको? तो इसकी रेंज क्या हुई? 3, इसका 5, इसका 11, इसका 3 3 अगेन इसका यहीं चला जाएगा, ठीक है। और इसका 13 का 13, ये इसकी रेंज बनी। 3 5 11 3 फिर 13। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 3 5 11, 3 को रिपीट नहीं लिखेंगे, 13। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये तो, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, पूरा रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके सारे कॉन्सेप्ट की 4 वीडियोस मैं अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व हो जाती है, मतलब एक एक एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने कवर कर दिया है। तो बेटा अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और बेटा अगर सही में आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जरूर मिलती रहे, हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहे। और आगे इन फ्यूचर में, अभी तो आप क्लास 11th में और 12th की भी आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और वो सारा आपको मिलता रहे, और आपकी 12th की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो, 11th की भी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट मैं बार बार, मतलब बार बार बताती हूँ ताकि आपको, आप समझ जाओ उस चीज को। मेरा मेन फंडा रहता है बच्चा समझ जाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, पर बच्चा अच्छे से चीज को समझ जाए। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।